बार फिर हमारे स्टडी चैनल अचीवर्स एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि इससे पहले लगातार क्लासेस चलती आई है हमारी, चलिए इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आज की हमारी क्लास हिंदी की होगी। ओके, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप, पहला है नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। चलिए बताना है आपको राइट आंसर। नी उपसर्ग से बना शब्द, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नी उपसर्ग क्या होते हैं। चलिए उपसर्ग क्या होते हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लें। तो उपसर्ग वह होते हैं जो किसी शब्द के सामने जुड़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो नी है वह नी कौन सा है, स्मॉल नी है, स्मॉल नी है, और उसके बाद क्या लगना है, शब्द लगना है। ठीक है, तो शब्द लगना है। तो चलिए देख लें नी के बाद शब्द कौन सा लगेगा। तो स्मॉल नी आपको जहाँ दिख रहा होगा छोटा न नी, वो ये देखिए ये है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन है अंगूर खट्टे होना, इस मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा होगा। इसको आपको बताना है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, चलिए देख लेते हैं कि अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए देख पा रहे होंगे, मृत्यु निकट आना, मृत्यु निकट आना। ऑप्शन नंबर बी, कोई वस्तु न मिलने पर उसका दोष निकालना। ऑप्शन नंबर सी, एक ही स्थान पर पड़े रहना, देने से साफ मना करना। चलिए अंगूर खट्टे होना मतलब ऐसी कोई चीज़ जो हमें पसंद ना आए, जैसे कोई वस्तु मिलने पर उसका दोष निकालना। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई वस्तु आ गई और उसे हम पा तो लिया है लेकिन उसमें क्या है, दोष निकल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से मुहावरे आएंगे। ये क्वेश्चन जेल पहरी परीक्षा का है। ठीक है, इसमें बहुत से क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यथावत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। यथावत, ठीक है, यथावत का शुद्ध रूप देख लीजिए। यथावत जब भी हम लिखते हैं तो वत त में हम हलंत लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो यथावत है, यथावत में त में हमें हलंत ढूंढना है। तो कौन से ऑप्शन में हमें त में हलंत मिलेगा। चलिए आप भी आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला ऑप्शन में देख रहे हैं कि जो य थ व ये तो बिल्कुल अलग है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल मैच खा रहा है कि त में क्या मिल रहा है, हमें हलंत मिल रहा है। लास्ट वाले भी ऑप्शन में हमें क्या मिल रहा है, हलंत मिल रहा है, लेकिन वो क्या लिखा है, यथावत लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए अगर वीडियो क्वालिटी बढ़िया हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए वीडियो क्वालिटी बढ़िया है। चलिए वीडियो क्वालिटी बढ़िया है, हाँ चलिए ओके। अगला क्वेश्चन, पंचवटी में निम्न में से कौन सा समास है। पंचवटी, ठीक है, इसका अगर समास विग्रह देखें तो कैसे होगा कि 5 वटों का समूह। ठीक है, 5 वटों का समूह, इसे ही क्या बोला जाएगा, पंचवटी बोला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसमें समूह की बात की जाती है, जैसे कर्मधारय समास की बात करें, द्वंद्व समास की बात कर लें, या फिर हम दूसरे समास की बात कर लें जैसे बहुब्रीहि समास की और द्विगु समास की। तो जिसमें जो द्विगु समास होता है उसमें ही हम किसकी बात करते हैं कि संख्या का बोध कराता है, संख्या का बोध कराता है। चलिए और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस बात कर लेते हैं। जैसे समास के प्रकार, जो समास होता है वो क्या होता है, संक्षिप्तीकरण होता है या छोटा रूप होता है। समास जो होता है संक्षिप्तीकरण होता है, ये छोटा रूप होता है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं जो द्वंद्व समास होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे उसका उदाहरण देख लेंगे, जैसे द्वंद्व समास का उदाहरण जल वायु ले लिया, जल वायु। ठीक है, तो इसका जब विग्रह होगा द्वंद्व समास का तो ये क्या हो जाएगा, जल और वायु, जल और वायु। उसी प्रकार बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि, अच्छा वीडियो क्वालिटी ठीक ना हो तो बताइए ज़रा। चलिए उसके बाद द्वंद्व समास देख लें।
द्वंद्व समास देख लिया हमने कि जिसमें दोनों पद क्या होंगे, प्रधान, जैसे जल वायु, इसका विग्रह हो जाएगा जल और वायु। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिसमें इसमें भी क्या होंगे, दोनों पद इसमें भी क्या हो जाएंगे, दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों पद प्रधान का मतलब जैसे उदाहरण ले लेते हैं, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र हमने उदाहरण ले लिया, तो त्रिनेत्र में जो होगा, जो द्वंद्व समास होगा। ठीक है फ्रेंड्स, द्वंद्व समास होगा और इसमें क्या होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लें हम। अगला बहुब्रीहि द्विगु की बात कर ली, तो द्विगु में क्या होता है, जिसमें संख्या का बोध होता है। फिर कर्मधारय की बात कर लेते हैं। कर्मधारय समास कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास के अंतर्गत उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे चरण कमल। चरण कमल, चरण के समान कमल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उत्तर पद जो होगा इसका उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, उत्तर पद। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है फ्रेंड्स, द्विगु समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। आ उपसर्ग से बना निम्न में से शब्द कौन सा है। चलिए, उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग जो होते हैं शब्द के पहले जो जुड़ते हैं, जैसे शब्द है, शब्द प्लस पहले क्या हो जाएगा, आ हमें जोड़ना है। तो देख लेते हैं किस में जुड़ा हुआ है। देखिए, सब में इसमें अ उपसर्ग लगा है, इसमें अ लगा है, इसमें लेकिन आ लगा है और इसमें अ लगा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आभरण इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। कमान, देखिए तीर और कमान अब हम एक साथ बोलते हैं, तीर कमान। तो जो कमान है, कमान का जो विलोम शब्द क्या होगा, विलोम मतलब उल्टा, वो क्या होगा, तीर। और देखिए यहाँ ऑप्शन में आपको किस प्रकार से गुमराह किया है कि ऑप्शन में आपको एक तीर में छोटी की मात्रा दे दी, एक तर दे दिया और तीर में बड़ी की मात्रा दे दी और तीर दे दिया। तो देखिए आप हमेशा कंफ्यूज मत होइए, तीर बोलते हैं हम लोग, तीर मतलब लंबा उच्चारण कर रहे हैं तो किसकी मात्रा आएगी, बड़ी की मात्रा आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस प्रकार से आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। देखिए, चलिए फिर से एक क्वेश्चन आया है, त्रिफला में निम्न में कौन सा समास है। त्रिफला में आपको बताना है समास कौन सा समास है। चलिए देखते हैं त्रिफला में समास। तो त्रिफला में कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और नेक्स्ट समास है द्विगु समास। तो चलिए इसको बताना है क्या होगा इसका त्रिफला में आंसर। चलिए आप लोग जल्दी से आंसर करिए। त्रिफला, तीन फलों का समूह, हम ऐसे बोल सकते हैं, तीन त्रिफला जो होगा तीन फलों का समूह, इस प्रकार से हम उसका कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, समास विग्रह। चलिए, समास का विग्रह होता है फ्रेंड्स, विच्छेद संधि का होता है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। तो देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है। चलिए, भक्ति रस का स्थायी भाव आपको बताना है कि भक्ति, चलिए विश्वास, ईश्वर विषयक रति, समर्पण, आस्था, क्या होगा इसका आंसर। चलिए करिए फटाक से आंसर कर दीजिए आंसर। चलिए वेट कर रहा हूं मैं आंसर का। ओके फ्रेंड्स, आपका टाइम यहाँ ख़त्म होता है। चलिए आंसर देख लेते हैं। पंकज बिटले का आंसर आया है कि इसका आंसर है ईश्वर विषयक रति। बिल्कुल राइट आंसर है ईश्वर विषयक रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। जो संकल्प है उसके लिए आपको सही संधि विच्छेद को चुनना है। जैसे समधन कल्प दिया हुआ है जिसमें हलंत लगा है, किसमें, म में हलंत लगा है। दूसरा दिया है समधन कल्प दिया है जिसमें हलंत लगा है हमारे सम में, म में हलंत लगा है। फिर एक स पर अम की बिंदी दिया है और कल्प, ये ऑप्शन देख पा रहे हैं आप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए करिए आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा तो देख लेते हैं कि समकल्प,
सम, ये कौन सी संधि, व्यंजन संधि का उदाहरण है फ्रेंड्स। जो समकल्प है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, देख लीजिए कैसे करना है। जब व्यंजन संधि में क्या होगा, जो संधि विग्रह होगा वो उसमें हलंत लगेगा प्लस कल्प। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सम धन कल्प हलंत वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 10, किंकर के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। किंकर, जब भी जो अम का बिंदु होता है वो किसमें, जब संधि विच्छेद होता है तो वो म में चेंज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, म में चेंज हो जाता है। तो जैसे म के साथ हलंत लग जाएगा, मतलब किम कर। किम कर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किम कर मतलब म में हमें हलंत भी देखना है। जब भी जैसे अम की मात्रा है तो वो म के साथ हलंत में ऐड हो जाता है। ये आप इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने किम कर देख लिया, तो किम प्लस क्या हो जाएगा यहाँ कर, ये हमारा राइट संधि विच्छेद हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, ये क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षण शब्द का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। ठीक है, आपको ये बताना है कि लक्षण का शुद्ध रूप कौन सा है। चलिए बताइए फ्रेंड्स, ये तो आपको शुद्ध पहचानते आना चाहिए। ठीक है, तो हम लक्षण को नहीं बोलते हैं, लक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन है, जो बाद में अधिकारी बने के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। जो बाद में अधिकारी बने उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, कौन सा होगा। बाद मतलब उत्तर, ठीक है, और जो अधिकारी बने मतलब वो अधिकारी। ठीक, जैसे ये मुहावरा बहुत ही अच्छा है। एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है कि जो बाद में अधिकारी बने, तो उसे क्या बोलेंगे, उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। धिकरी दिया हुआ है पहले में, उत्तराधिकारी, और थर्ड ऑप्शन दिया है उत्तराधिकारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जिसने ऋण उतार दिया हो। ठीक है, जिसने ऋण उतार दिया हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा। चलिए, ऋणी, उण ऋण, ये आपको बताना है। चलिए, तो उसे क्या बोलते हैं, जो ऋण लेता है उसे ऋणी बोलते हैं, और जो ऋण उधार चुका देता है उसे क्या बोलेंगे हम। चलिए कमेंट्स करिए क्या होगा इसका, उण ऋणी। ठीक है, उण ऋण होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, उण ऋण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है कि कामदेव के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। कामदेव, ठीक है, इसके लिए आपको सुनना है। जैसे अनंग मर्दन मनोज, अनंग मादन मनोज, अनंग मदन मनोज, अनंग मर्दन मनोज। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कामदेव का सही जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा। पर्याय मतलब एक से अधिक, उसी के एक से अधिक नाम, उसी को हम बोलेंगे पर्याय। ठीक है, जैसे क्या होगा इसका आंसर, चलिए बताइए। चलिए वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का। चलिए बढ़ते हैं, क्या होगा इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अनंग मदन मनोज। मतलब कामदेव का मतलब होता है, ये कामदेव का जो पर्यायवाची है अनंग होता है, मदन होता है और मनोज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, क्वेश्चन है, भूहनी त्रासती मुख नटती आखिनी सो लपटती एछू छुड़ावत ईची
कर आगे आवती जाती में कौन सा रस है, आपको ये बताना है। ठीक है, भोहनी त्रासती मुख नटती, मतलब देखिए भोहनी और त्रासती मुख, यहाँ पर आई मुख, मतलब जहाँ आपको मुख के बारे में चर्चा की है, मतलब कैसा होगा, शांत रस तो नहीं होगा। ठीक है, भक्ति होगा क्या, भक्ति, किसी की भक्ति हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते। वत्सल्य रस और श्रृंगार रस, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो पॉसिबिलिटी जाती है, इसके इसके जो इस का अर्थ निकालने के बाद हम ये बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये क्या होगा राइट आंसर। किसी के जब मुख की बात की जा रही है, मतलब मुख का, उसका दृश्य का श्रृंगार का, उसका श्रृंगार किया जा रहा है, उस रस में क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। ठीक है, शांत रस का उदाहरण क्या होता है, वात्सल। ठीक है, भक्ति रस, भक्ति का भक्ति ईश्वर रूपी रति, ये हमने देखा था। ठीक है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, वत्सल होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। ठीक है, भक्ति रस और जो श्रृंगार रस, ठीक है, इनका जो लास्ट में मतलब श्रृंगार रस का तो स्थायी भाव है, वो क्या है, रति ऑलरेडी है ही हमारे पास। ठीक है, लेकिन जो भक्ति रस है, भक्ति रस तो ईश्वर रूपी रति, इसमें आप याद रखेंगे कि ईश्वर रूपी रति। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। घर के लिए पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। बहुत ही सिंपल सा है। घर के सामने आप देखते हैं कि सदन लिखा होता है ना। पहला ऑप्शन सदन, निकेतन, गेह। देखिए सदन तो सही लग रहा, निकेतन होता है ये, निकेतन। ठीक है, शांति निकेतन ऐसा लिखा हुआ रहता है कहीं की, शांति निकेतन। ठीक है, चौड़ा निकेतन या बोपशे निकेतन, इस प्रकार का लिखा हुआ होता है। गेह लिखा हुआ होता है, गेह। ठीक है, और उसी प्रकार सदन निकेतन गेह, ये आपको सही लग रहा होगा। फिर सदन निकेतन गह, ये भी, ये गह हो गया यहाँ पर। तो गह जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, साधन निकेतन गेह, यहाँ पर साधन हो गया, जबकि यहाँ क्या होना था, सदन। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, बहुत बेहतरीन। चलिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग सभी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। अंत प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। ठीक है, अंत मतलब जो प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय जो होते हैं कि शब्दों के बाद में जो जुड़ते हैं। पहले हमें क्या मिल जाएगा, कोई शब्द मिलेगा और शब्द के बाद यहाँ क्या लगेगा, प्रत्यय लगेगा। ठीक है, तो इसे ही क्या बोलेंगे, हम प्रत्यय बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि हमें क्या बताना है कि रटंत यहाँ पर एक दिया है आपको, अंत दिया है, अंतः नहीं होगा। अंत पहले सामने दे दिया है, ये नहीं होगा। ठीक है, अंतिम दे दिया है, लेकिन अंत दिया, अंत, लेकिन अंत प्लस इम दे दिया, पर उपसर्ग क्या होता है, सामने लगते हैं। और हमें क्या लगाना है, प्रत्यय क्या लगाना है। तो यहाँ जो लास्ट ऑप्शन बच जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए रटंत आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि करुण का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। करुण का आपको सही विलोम शब्द बताना है। चलिए, करुण मतलब करुणा, जिसमें दया हो, करुणा हो, यह क्या होगा, करुण होगा। ठीक है, जिसमें मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो वह बिल्कुल सॉफ्ट हृदय बोलते हैं, जिसे सॉफ्ट हार्ट। ठीक है, इसमें वह बिल्कुल दया प्रेम की मूर्ति हो। ठीक है, वह होगा। फिर इसके लिए हमें विलोम शब्द बताना है। तो विलोम क्या होगा, जैसे देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन से पता चल रहा है कि निष्ठुर जो होगा, इसमें जो कड़क स्वभाव वाला होगा, निर्दयी स्वभाव वाला, हृदय से कठोर स्वभाव वाला होगा, वह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसमें हमें शुद्ध वर्तनी इसमें जानना है, पहचानना है कैसे, कौन सी वर्तनी इसमें आएगी। चलिए, निष्ठुर लिखा है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लिखा है कि निष्ठुर लिखा है, निष्ठुर। चलिए
फिर थर्ड ऑप्शन है निष्ठुर और निष्ठुर। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ नहीं लग रहे हैं हमें, लेकिन ये सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन हमें लग रहा है। ठीक है, तो निष्ठुर और निष्ठुर, निष्ठुर इस टाइप का इसका उच्चारण होगा। ठीक है, कि जब छोटा ऊ की मात्रा होगी तो हम उसमें जो मात्रा वाले पोर्शन को हम थोड़ा कम स्वर दे के खींचेंगे, और जो बड़ा होगा, जैसे बड़ा ऊ है निष्ठुर, तो इस टाइप से हम इसको वो स्वर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागनी बजती है? इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागनी बजती में अलंकार बताना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अलंकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। अलंकार क्या होते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अलंकार जो होते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, अलंकार बोलते हैं। ठीक है, जो अलंकार, जैसे कोई स्त्री, जो स्त्री होती है, ठीक है, स्त्री की शोभा कैसे बढ़ाते हैं, अगर वो बिंदी ना लगाए, है ना, श्रृंगार ना करे, तो इस प्रकार से उसकी क्या होती है, शोभा नहीं बढ़ती। ठीक उसी प्रकार काव्य में भी शोभा किसके द्वारा नहीं बढ़ती, जैसे अलंकार नहीं होता। ठीक है, अलंकार नहीं होगा। तो चलिए अलंकार के बारे में बात कर लेते हैं। पहला अलंकार दिखा है श्लेष अलंकार आपको दिया है, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा अनुप्रास और चौथा उपमा अलंकार। चलिए इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, सब अलंकार के बारे में। पहला अलंकार है आपके पास श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए बता दें, डिस्कस पूरा फुल डिटेल्स में इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि श्लेष अलंकार जब भी होगा जहाँ भी, तो वहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग होगा। जैसे पानी हम ले लेते हैं एक शब्द, यह शब्द कितना एक ही बार आएगा। ठीक है, जहाँ कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन इसके अलग अर्थ जो होंगे अलग अलग होंगे। ठीक है, यह क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। ठीक, जैसे यमक अलंकार की बात करते हैं, यमक में दो होगा। ठीक है, यमक का अर्थ ही होता है कि दो होता है, यमक का अर्थ क्या होगा, दो। जैसे एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग में आए, ठीक है, प्रयोग में हो, पर हर बार उसके अलग अलग अर्थ होगा। जैसे एक उदाहरण देख लेंगे इसका। ठीक, तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि शब्द क्या होंगे, दो, एक ही शब्द बार बार आएगा, ज़्यादा बार आएगा, पर उसके हर बार क्या होंगे, अर्थ अलग अलग होंगे। ठीक है, उसी प्रकार अनुप्रास की बात कर लेते हैं। अनुप्रास, ठीक है, देखिए अनु और प्रास को समझ लेते हैं। अनु मतलब होता है बार बार, अनु मतलब होता है आपका बार बार, और प्रास मतलब होता है वर्ण। ठीक है, तो अनुप्रास, अनु और प्रास, ये क्या होगा, अनु मतलब होता है बार बार और प्रास मतलब होता है वर्ण, कि जो वर्ण क्या हो बार बार आए, वहाँ क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है फ्रेंड, ये याद रखेंगे। उपमा अलंकार, उपमा में मतलब क्या, तुलना की जाती है, किसी व्यक्ति से किसी इसकी तुलना की जाती है, इसे ही बोलेंगे हम उपमा अलंकार। ठीक है फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं उत्तर क्या होगा। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागनी बजती है। ठीक है, इसमें आपको कहीं उपमा नहीं दिख रही है। ठीक है, कोई बार बार शब्द नहीं दिख रहा। और तीसरी चीज़, यहाँ पर हमें एक मिल रहा है करुणा, और यहाँ कलित, मतलब एक ही वर्ण हमें क्या मिल रहा है, बार बार मिल रहा है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ अलंकार होगा आपका अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए समझ पाए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसा कि 20 नंबर का क्वेश्चन है, अभी जो चारों ऑप्शन सेम टू सेम है, इसमें भी दखी दोपहरी धाम की छाहो चाहती छा में निम्न में से कौन सा अलंकार है, आपको बताना है। चलिए बताइए। अभी हमने सारे श्लेष के बारे में बता दिया कि यहाँ पर क्या होगा, कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अलग अलग अर्थ होंगे। ठीक है, जैसे हमने पानी का उदाहरण ले लिया था, पानी में यह शब्द एक ही बार आएगा लेकिन इसके जो अर्थ हो जाएंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। यमक अलंकार की बात कर लेते हैं। यमक अलंकार में हमने इसके जो यमक मतलब होता है दो। ठीक है, एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग में आता है। ठीक है, जैसे कनक कनकते 100 गुने
इस टाइप का उदाहरण। अनुप्रास में चारु चंद्र की चंचल किरणें, जैसे मतलब अनु मतलब बता दिया था इससे पहले भी, ठीक है। अनु मतलब होता है आपका बार बार, और प्रास मतलब होता है वर्ण, मतलब च च च, चारु चंद्र की चंचल किरणें, इस टाइप का, ठीक है। तो देख लेते हैं उदाहरण में, द इसमें भी एक वर्ण मिल रहा है, इसमें भी द वर्ण मिल रहा है, ठीक है। दखी दोपहरी धाम की चाहू चाहती छा, देखिए छ छ भी मिल रहा है, मतलब हमें यहाँ वर्णों की क्या मिल रही, दो वर्णों की बार बार आ रहे हैं वर्ण, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, बार बार जिसमें वर्ण आते हैं वहाँ हमें अनुप्रास अलंकार मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको आज का सेशन? अगर सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने यहाँ किए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।